So friends, this is the last of this chapter and we will discuss about ozone layer. So ozone क्या है? आप यहाँ पे देख सकते हैं ozone is a molecule formed by the 3 atoms. अब ये 3 एटम ऑक्सीजन एटम है, इस ऑक्सीजन एटम को अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 टाइम्स तो 3 एटम्स आप देखेंगे ये फॉर्म कर रहे हैं ओजोन को। और अगर यहाँ पे 2 एटम्स अगर मिलते हैं तो ये बनाते हैं डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल एंड डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल इज पॉपुलरली नोन एज ऑक्सीजन एंड ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल इज पॉपुलरली नोन एज ओजोन। सो इट इज ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल यानी कि 3 एटम्स ऑक्सीजन के एक साथ मिलकर बनाते हैं। अब इसका फॉर्मेशन कैसे होता है और ऑक्सीजन का क्या रोल रहता है। ओजोन इज डेडली पॉइजनस व्हाइल ऑक्सीजन इज एसेंशियल फॉर ऑल एरोबिक फॉर्म्स। अगर ओजोन लोअर लेवल पर अवेलेबल है जहां पे ऑक्सीजन है, हम ब्रीदिंग करते हैं, लोअर लेवल का मतलब है हमारे ब्रीदिंग का लेवल, तो अगर ये ब्रीदिंग लेवल पे अवेलेबल है तो ये एक पॉइजन है। लेकिन अगर ये टॉप लेवल पे जाती है तो ये एक शील्ड का काम करती है। और ये शील्ड किससे हमें बचाती है? ये शील्ड बचाती है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से। तो यहाँ पे अल्ट्रा वायलेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और ये क्या बचाती है? ये स्किन कैंसर होने से बचाती है। तो इस डिसीज के बारे में भी याद रखिएगा। इसका फॉर्मेशन होता है जब ऑक्सीजन के ऊपर ऑक्सीजन बनता है, ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन। आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था कि ये एक ऑक्सीजन का एटम है और ये दूसरा ऑक्सीजन का एटम है। इसके पास आउटर ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इसके पास भी आउटर में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये जो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहाँ पे ये जब ये फॉर्मेशन करता है तो आप देखते हैं कि इसके पास में ये जो एटम्स का फॉर्मेशन हो रहा है, ये जो एटम्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, दे आर एक्चुअली फॉर्मिंग ए डबल बॉन्ड। सो दिस डबल बॉन्ड यानी कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच का जो ये डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड के ऊपर अल्ट्रावायलेट यूवी रेडिएशन ब्रेक डाउन इसको कर देता है और इन दोनों को सिंगल ऑक्सीजन के फॉर्म में रिलीज कर देता है। नाउ दिस ऑक्सीजन अगेन कंबाइंड इन प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट, बिकॉज ये बहुत ही हाई एनर्जी कैरिंग वेव्स होती हैं। तो यहाँ पे ये सनलाइट है और इसके साथ में जब ये मिलता है तो ये बना देता है ओजोन का एक मॉलिक्यूल और इस तरीके से हमारा ओजोन का फॉर्मेशन हो जाता है। इसके बारे में स्टडी लेट 20th सेंचुरी में स्टार्ट हुई और ये पाया गया कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और इसके जो डेरिवेटिव्स हैं जैसे कि हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हैलोन्स, तो इनके अंदर जो हैलोजेंस हैं यानी कि फ्री क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस तरीके का, लेकिन एक्टिवली जो है वो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन में मिलता है और इनके ऊपर अलग अलग स्टडी हुई है। पहले इनका इस्तेमाल किया जाता था रेफ्रिजरेटर में और आजकल हम देखते हैं कि CFC फ्री रेफ्रिजरेटर्स और एयर कंडीशनर्स अवेलेबल है। दोस्तों, ये भी पूछा जाता है कि डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर यानी कि ओजोन लेयर कैसे धीरे धीरे कम होती है। कम होने का मतलब है, आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर ये इतना मोटा है तो जब इसका डिप्लीशन होगा तो ये ग्रेजुअली इसका थिकनेस कम हो जाएगा और इसी को हम कहते हैं डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। तो वो केमिकल्स जो ओजोन का डिप्लीशन करते हैं उनको हम कहते हैं ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, ODS। और ये ODS इंक्लूड करते हैं CFC, SCFC, हाइड्रोकार्बन्स, हेलोकार्बन्स। तो ये हेलोकार्बन्स वगैरह जो हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल्स हैं हमारे ओजोन लेयर के लिए। अच्छा, इसके बाद में कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि इंटरनेशनल लेवल पे क्या कॉपरेशन किया गया है। तो यहाँ पे 2 कॉपरेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो है वियना कन्वेंशन जो 1985 में हुआ था और इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये 1987 में साइन किया गया था और इसमें वर्ल्ड के लगभग सभी कंट्रीज ने एक साथ ये डिस्कस किया था कि वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को, CFCs को सिक्रीट करने वाली एक्टिविटीज को ग्रेजुअली कम करेंगे, फेज आउट कर देंगे। और इसी के लिए तब से लेकर आज तक कई बार इसके ऊपर कन्वेंशंस और समिट्स हो चुके हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट बचता है कि जो गार्बेज है उसको हम प्रोड्यूस करते हैं और उसका हम करते क्या। तो यहाँ पे एक एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी के थ्रू मैं ये आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि अगर हम अपने घर या स्कूल के चारों तरफ एक पिट
गड्ढा बना लेते हैं और उसके अंदर किचन वेस्ट, यहाँ पे मैंने बहुत सारी चीजें मेंशन की हुई हैं, इन सबको अगर हम डालते हैं और उसके बाद चेक करते हैं कि क्या होगा, तो उसको चेक करने के लिए क्या करते हैं, पहले हम 15 दिन तक लगातार उसके ऊपर कुछ उसको ढक देंगे, उसके ऊपर कुछ वाटर स्प्रिंकल करते रहेंगे जिससे वहां पे ब्रेकडाउन एक्टिविटीज होती रहे, और फिर हम चेक करते हैं कि इसमें क्या होता है। तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि कौन कौन सी चीजें जल्दी ब्रेकडाउन हो जाती हैं, कौन सी देर से होती हैं, और जो हो रही हैं उनमें कौन सी जल्दी हो जाती हैं। ऐसा क्यों? उसका रीजन ये है कि वो सब्सटेंसेस जो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस से इजीली ब्रेक डाउन हो जाते हैं उनको हम कहते हैं बायोडिग्रेडेबल, और जो नहीं होते हैं उनको हम कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। ये बायोडिग्रेडेबल क्या है? बायोडिग्रेडेबल का मतलब है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपने बॉडी के अंदर से एंजाइम्स को सिक्रीट करते हैं, केमिकल्स को सिक्रीट करते हैं, और उन केमिकल से वो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को ब्रेक डाउन कर देते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। ये नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस एक पॉल्यूटेंट का काम करते हैं और एनवायरनमेंट में लंबे टाइम तक बने रहते हैं। हमने बायो एक्यूमुलेशन में भी इनको देखा था, यानी कि बायो मैग्निफिकेशन। सो फ्रेंड्स, इट वाज ऑल अबाउट आवर एनवायरनमेंट। ये चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और अभी इस फेज में अगर हम इसको पढ़ लेते हैं तो ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कम से कम 3 to 4 मार्क्स यहाँ से हमें बोर्ड एग्जाम में कवर हो जाते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।